हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। हम रोज़ाना शेयर करते रहते हैं कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए ब्लॉग और कुछ डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारियाँ। डेयरी फार्मिंग से संबंधित रोज़ाना नई अपडेट और नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रोज़ाना हमारी वीडियो मिलती रहे, जिसमें हम शेयर करते हैं कई सारी ऐसी जानकारियाँ जो डेयरी फार्म या डेयरी फार्मर को काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि क्या हमारे डेयरी फार्म शुरू करने में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होती हैं जिससे कि हम डेयरी फार्म शुरू करते ही लॉस में चले जाते हैं। और कई सारे फार्मर का यही कहना होता है कि जो डेयरी फार्म होता है वह घाटे का व्यवसाय होता है। तो बात करेंगे इसी टॉपिक पर आगे कि क्या जो डेयरी फार्म है मुनाफा दे सकता है, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सके। तो जैसा कि आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी कि यदि आप गाय का जो सिलेक्शन है अच्छा कर लेते हैं, गाय का जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा यदि हो जाता है आपके फार्म पर और आपके द्वारा, तो जो गाय है अच्छा मिल्किंग करेगी और लॉन्ग टाइम तक मिल्किंग करने वाली गाय आपको चयन करना होगी। जिससे कि जब गाय की प्रेगनेंसी लगभग 7 महीने भी हो जाती हो तो वह मिल्क लगभग 7 लीटर 8 लीटर एक समय का देना चाहिए, जिससे आपका जो फार्म है वह कभी घाटे में नहीं जाने वाला है। दूसरी चुनौती आती है कि जब गाय भी आप खरीद लेते हैं तो अच्छा फीड जो मैनेज करना होता है वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग जो दूध का जो प्राइस है लगभग 30 से 35 रुपये हमें गाय का मिलता है, जो मिल्क कलेक्शन पॉइंट पर हम देते हैं। उसके बाद में फ़ीड की बात करें तो फ़ीड भी लगभग 30-32 रुपये आपको मिलता है। तो वही सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो मिल्क का प्राइस है और जो फ़ीड का प्राइस है दोनों इक्वल होते हैं और लेबर कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है। तो जब आप फीड यूज़ करें तो फीड अनाज का यूज़ करें, ऐसा नहीं कि कोई सी भी कंपनी का हर गाय हर पशु के लिए अलग फीड यूज़ करें। जैसे कि हमने ड्राई कर दी है गाय तो गाय को थोड़ा सा उड़द मेथी खिला दीजिए। उसके बाद में यदि प्रेग्नेंट एनिमल है और मिल्क भी दे रहा है तो उसको मिल्किंग वाला जो अनाज है उड़द को छोड़कर आप उसको मिल्किंग वाला अनाज खिलाइए। गेहूँ, मेथी, चना हो गया है, सोयाबीन हो गया है। तो जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं और मिल्किंग कर रहे हैं तो उनको उड़द बिल्कुल ना खिलाएं। उसके बाद में जो काफ है, काफ को मेथी उड़द खिलाइए, जिससे कि काफ का जो बॉडी वेट है काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जो फीड का जो प्राइस है आप मंडी जो होती है धान मंडी से थोड़ा सा हल्का मीडियम जो फीड है वह ख़रीद लीजिए, उसको आप पिसवा लीजिए और उसी को आप अपने डेयरी फार्म पर यूज़ करिए ताकि आपको थोड़ा सा सस्ता मिल सके। जैसा कि हम लोग फीड यूज़ करते हैं कई सारे शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया है, तो वह फीड हमें लगभग 26, 27, 28 रुपये मिल जाता है। दूध का प्राइस हमें लगभग 35 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो थोड़ा सा जो है दूध का प्राइस है अप डाउन होता रहता है और फीड का भी थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। अगली चुनौती है कि जो लेबर डेयरी फार्म में लेबर, जैसे कि 11-12 पशु हमारे पास हैं तो इन सभी को संभालने में हमें 4:30 से 5:30 सवेरे और शाम को भी यही टाइम हमें 4:30 से 5:30 लगता है। लगभग दोपहर को 15 मिनट का समय लगता है इनको फीडिंग करवाने के लिए। तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होगी तो आपका फार्म काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। जैसा कि खुली बनी हुई है जो खुला भी है, तो पशु को यदि हम खुला बाउंड्री करके छोड़ भी देते हैं तो इनको पानी पिलाने की झंझट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह बांधने की भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। यानी कि सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा हमारा वापस से बच जाएगा। तो सुबह भी हमें आधे घंटे में केवल फीडिंग और मिल्किंग करना होगी और शाम को भी केवल मिल्किंग करना होगी। पानी इनको पिलाना नहीं पड़ेगा, इनको एक जगह से छाँव धूप में नहीं बांधना पड़ेगा। तो यह समय हमारा बच सकता है। सेकंड चीज़ जो गोबर है वह भी उठाकर डालना पड़ता है, तो वह भी नहीं डालना पड़ेगा। लगभग 6 महीने 5 महीने 4 महीने उसमें, या ज़्यादा एनिमल और कम जगह है तो लगभग 2 महीने में जेसीबी के द्वारा या ट्रैक्टर के कल्टीवेटर द्वारा उसको एक साइड में कर सकते हैं। तो ये हो गई लेबर की भी समस्या का जो निराकरण है वह हो जाएगा। तो केवल आपको फीडिंग मिल्किंग करना होगी। बात है मिल्किंग की, तो मिल्किंग जो है आप अपने मिल्किंग मशीन खरीद लीजिए। लगभग 10 एनिमल है तो 25-30 हज़ार में आपको मिल्किंग मशीन अच्छी मिल जाएगी। मिल्किंग करेंगे लगभग 5 मिनट में एक गाय का मिल्किंग हो जाएगा। 10 गाय का आपको लगभग
50 मिनट में हो जाएगा। डबल बकेट आप खरीद लेते हैं, एक बकेट लगभग 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 37-40 हज़ार रुपये के आसपास आपको डबल बकेट मिल सकता है। और उसमें आप 2 गाय का एक साथ निकाल सकते हैं, यानी 5 मिनट में 2 गाय का दूध निकाल सकते हैं, 10 मिनट में 4 गाय का। तो इसी प्रकार से जो मिल्किंग का टाइम है वह भी हम कम कर सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट इतना मायने नहीं रखती हैं, और लेबर भी नहीं रखता है यदि आप स्वयं करना जानते हैं तो। अगली बात है कि जो पशु हैं उनका जो ट्रीटमेंट है उस पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना होता है कि जो ट्रीटमेंट है पशु को क्या बीमारी है। मान लो कि यह पशु खड़ा है, तो इसको देखते से ही आपको पता लगाना है कि क्या बीमारी हो सकती है। स्वस्थ है तो स्वस्थ है यह आपको पता लगाना है। बीमार है तो बीमार क्यों है, क्या कारण है, कौन सी बीमारी है, यह पता लगाना है। पशु मिल्क कम क्यों दे रहा है, पशु का मिल्क कैसे बढ़ेगा, पशु हीट में है, पशु ने कंसीव किया है, तो ये सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो यही कुछ छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिनसे निपट कर आप डेयरी फार्म पर मुनाफा कमा सकते हैं। एक और चुनौती है जो पशु है कंसीव नहीं करता है। यह भी काफ़ी बड़ी समस्या होती है कि पशु जो हैं, गाय जो हैं आजकल कुछ फीडिंग की वजह से, कुछ मैनेजमेंट की वजह से और कुछ मिनरल्स और दवाइयों की वजह से पशु जो है कंसीव नहीं करता है। तो वह काफ़ी समस्या हो जाती है। हमारे साथ भी हुआ है 1-2 पशु में। तो उन्हें कंसीव कैसे किया यह भी वीडियो मैंने शेयर किया है। और आपके पशु यदि कंसीव नहीं कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला शेयर कर सकता हूं जिसमें कि हो सकता हो आपके पशु कंसीव कर जाए। तो यह फॉर्मूला हमने हमारे एक सब्सक्राइबर को भी दिया है, तो हो सकता हो उनका एनिमल जब कंसीव कर लेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यही थी छोटी छोटी जानकारियाँ। और जब पशु जन जाए यानी कि बच्चा दे दे तो उसके लगभग 2 महीने में आपका जो पशु है वह उसकी एआई हो जाना चाहिए, गर्मी में आ जाना चाहिए 2 से 2.5 महीने में, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक वह मिल्किंग देगा और आखिरी समय तक आपके फार्म पर जो दूध का रेशो है बना रहेगा, दूध कम नहीं होगा। तो कैसी लगती हैं आपको हमारी यह सारी जानकारियाँ? क्या आपको लगता है कि यह जानकारियाँ सही हैं? तो कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि हम वही शेयर करते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। हम हमेशा ही फार्म को मैनेज करते हैं। मिल्किंग मशीन का मैंने बताया, तो हम मिल्किंग मशीन यूज़ करते हैं। जो फीडिंग है जो खुली पर हमने बना रखी हैं, तो यह सारी चीज़ें हम करते हैं। बस पशु को खुला हमें रखना है। पर थोड़ा सा क्या है कि अभी कुछ पशु ड्राई हैं, कुछ मिल्किंग में हैं, कुछ लेटेस्ट जने हैं, तो हमें कुछ काफ हैं, कुछ प्रेग्नेंट काफ हैं, तो उनको पार्टीशन ज़्यादा करना होंगे और थोड़ा सा मैनेजमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि फीडिंग अलग करना होगी, पार्टीशन ज़्यादा करने होंगे, तो वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है हमारे लिए। तो हो सकेगा तो भविष्य में करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है और घर के जस्ट लगते ही हमारा फार्म है। घर यानी कि घर भी उसी जगह पे है और फार्म भी उसी जगह पे है, तो दोनों चीज़ें एक जगह पे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पानी की पर्याप्त मात्रा है, पानी का कुआँ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी सुविधा भी है। काफ़ी अच्छे एनिमल भी हमने ख़रीदे हैं। थोड़ी सी परेशानी हमें शुरुआत में काफ़ी आई हैं, और काफ़ी अच्छे से मैनेज करके थोड़ी परेशानियां देखकर ही हम जो हैं सेटल हो पाए हैं, फार्म को अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। यदि अभी हमारे पास 50 एनिमल भी हों तो हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यही धीरे धीरे आपका जो मैनेजमेंट है उसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप पशुपालन में एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो शुरुआती दौर में आपको समस्या तो आना ही है, 100% आना है, क्योंकि कहीं सारे काम हैं, यानी कि 100 काम यदि करते हैं तो 100 काम में आपको समस्या आना है। ऐसा नहीं कि एक काम भी ऐसा हो कि उसमें समस्या नहीं आना है। शॉप खोलते हैं उधारी की समस्या, तो फैक्ट्री खोलते हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग की समस्या, कई सारी समस्याओं से हमें निकलना होता है। हमने भी कई सारे काम किए हैं, पशुपालन हमने चुना है अंत में, और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक आपकी रुचि है पशुपालन में, तब तक आप पशुपालन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी से।